उत्तरकाशी के पेलंग मोटर मार्ग पर एक जेसीबी मशीन पर देर शाम कार्य के दौरान अचानक से पहाड़ी से बोल्डर गिर गए। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, भयावह तस्वीरें हैं। देखिए, बोल्डर गिरने की वजह से जेसीबी का ड्राइवर मशीन के अंदर फंस गया। सूचना मिलते ही डीएम के आदेश पर एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रात को मौके पर पहुंचकर मशीन में फंसे हुए ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला, ऑपरेशन चलाया। इलाज के लिए इस शख्स को भर्ती कराया गया है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं देहरादून से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज रोडवेज की BS6 की 130 नई बसें शामिल होने जा रही हैं। इसे हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11 बजे ISBT से बसों को सीएम धामी करेंगे रवाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तैनात उत्तराखंड के वकील मामलों की ठीक से पैरवी करें। सीएम ने सलाह दी है कि समय समय पर अधिकारी सरकारी वकीलों के साथ कोऑर्डिनेशन करें, ताकि जो मामले हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आने हैं, वहां उत्तराखंड का पक्ष मजबूती से रखा जा सके। शनिवार को न्याय विभाग की समीक्षा मीटिंग के दौरान सीएम धामी ने यह बात कही। देहरादून से इस समय की बड़ी खबर, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की पूरी तरह ताकत एक दूसरे की जुटी हुई है। तैयारियां दोनों ही तरफ से जोरों से है। अब नामांकन के सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। ऐसे में ये जान लीजिए कि बहुत संभावना है कि दोनों पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, आज शाम तक अपने अपने कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर देंगे। बीजेपी का पेच इस बात पर फंसा है कि क्या पूर्व विधायक की लड़की को टिकट दे, या पिछले 2 चुनावों में निर्दलीय को जो लड़ाया जा रहा है, जो लड़े हैं, जो अच्छा वोट लाए हैं, उनको टिकट दिया जाए। तो वहीं कांग्रेस में लगभग 12 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम हाईकमान के पास भेजे गए हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े नेता पूर्व विधायक मनोज रावत के नाम पर गोलबंदी करते हुए दिख रहे हैं। सुनील नप्रभात और जानकारी देंगे, लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे सुनील नप्रभात की तरफ। सुनील, आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है। देखिए, आज शाम तक ये बात सामने आ रही है कि नामों का ऐलान दोनों ही पार्टी की तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का कर दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचे हैं नामांकन को लेकर। किन नामों पर पुरजोर चर्चा की जा रही है, जोर दिया जा रहा है, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, किन नामों पर मोहर लग सकती है आज शाम तक? देखिए कंचन, केदारनाथ का उपचुनाव जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के लिए, दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और दोनों ही पार्टियों में केदारनाथ में मुख्य तौर पर आमने सामने की टक्कर है। कांग्रेस ये इंतजार कर रही है कि बीजेपी अपना टिकट फाइनल करे, तो बीजेपी इस बात का वेट कर रही है कि कांग्रेस अपना टिकट फाइनल करे। मुश्किल ये है कि भले ही दोनों पार्टियों के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर है, लेकिन यदि कोई निर्दलीय बीच में खड़ा होता है तो किसी के भी समीकरण गड़बड़ा सकता है। बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, 6 कैंडिडेट ने 6 लोगों ने वहां पर दावेदारी की है टिकट की। प्रमुख तौर पर जो बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, पूर्व विधायक सैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत लगातार खुले तौर पर ये दावा कर रही हैं कि बीजेपी का टिकट उनको ही मिलेगा और उनको ही मिलना चाहिए। उनका कहना है कि पूर्व में जब भी ऐसी दिवंगत की बात आई, इस तरह की बात आई, तो उनके परिजनों को ये टिकट मिला, लिहाजा इस बार टिकट मुझे मिलना चाहिए। बीजेपी को ये डर है कि अगर ऐश्वर्या रावत को टिकट नहीं दिया जाता तो हो सकता है ऐश्वर्या रावत निर्दलीय फाइट कर ले या फिर कांग्रेस के पाले में जाकर बैठ जाए। दूसरे कैंडिडेट हैं बीजेपी से जो दावेदारी कर रहे हैं, कुलदीप रावत। कुलदीप रावत 2017 और 2022 में निर्दलीय केदारनाथ विधानसभा सीट से लड़े हैं और लगातार रनर अप रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ। उनका अपना एक अच्छा खासा दबदबा केदारनाथ सीट पर है। बीजेपी को ये भी डर सता रहा है कि यदि कुलदीप रावत को वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाई, कुलदीप रावत को अगर टिकट नहीं मिला, तो हो सकता है कुलदीप रावत निर्दलीय मैदान में उतर जाए। और इसी बात का कांग्रेस इंतजार कर रही है कि बीजेपी अपना टिकट फाइनल करे। यदि बीजेपी में कोई अंतर्विरोध सामने आता है तो कांग्रेस उसके अनुसार अपना स्टेप आगे बढ़ाएगी। फिलहाल कांग्रेस की कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई और जो ये माना जा रहा है कि पूर्व विधायक मनोज रावत कांग्रेस से प्रबल दावेदार है, हालांकि 11 अन्य लोगों ने भी वहां पर दावेदारी जताई है। तो दोनों ही पार्टियां
एक दूसरे को देख रही हैं, एक दूसरे पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन बहुत संभावना इस बात की है कि बीजेपी आज रात तक अपना टिकट फाइनल कर सकती है, तो ठीक उसके बाद कांग्रेस भी अपना टिकट जारी कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात, नजर बनाए रखिए इस खबर पर, जानकारी के लिए शुक्रिया। आपको बता देते हैं केदारनाथ चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर शनिवार को कांग्रेस की मीटिंग हुई है। कोऑर्डिनेशन मीटिंग कमेटी की जो मीटिंग थी, इसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के मुताबिक बहुत जल्दी केदारनाथ सीट उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने विधायक विक्रम सिंह और मनोज तिवारी 2 प्रभारी नियुक्त किए हैं, जबकि ललित फरसवाड़ और जयंत रमोला को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाएगा। मंगलौर और बद्रीनाथ की रणनीति के हिसाब से ये चुनाव भी कांग्रेस जीतेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज शाम या कल तक उम्मीदवार की घोषणा हाईकमान कर देगा। कई चीजें हैं बीजेपी के टिकट डिक्लेयर नहीं में, और भी कई रणनीति होती है राजनीति में, उनको लेकर अभी हम वेट करें। पैनल ऑलरेडी दिल्ली है और देखते हैं उसमें हाईकमान क्या निर्णय करता है। मैं भी उत्सुक हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। जिम्मेदारियां तय हो रही हैं और इस पोलिंग बूथ स्तर पर भी हमारी जो पहले एक हमने बद्रीनाथ में और मंगलौर में जो हमने एक रूपरेखा तय की थी, उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, माहौल भी कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। बीएसपी बीजेपी के साथ कांग्रेस में रह चुके हरक सिंह रावत का राजनीतिक करियर क्या होगा? केदारनाथ चुनाव के साथ इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो 2027 से पहले हरक सिंह रावत खुद अपना रास्ता बनाने का दावा भी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जो 2016 का पाप है उसका न्यूनतम प्रायश्चित तो होना चाहिए। किसी एक को जिताने के लिए तो काम करो कहीं। इस लोकसभा में अवसर था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि श्रीनगर या हरिद्वार या कहीं किसी संसदीय सीट में वो काम करते दिखाई दिए। यदि वो ऐसा कर देंगे तो मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ये बात बीते सोमवार को हरक सिंह रावत को लेकर कही। वही हरक सिंह रावत जिनका हरीश रावत से 36 का आंकड़ा रहा। तो 2016 की बगावत के बाद अब तक दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हरीश रावत चाहते हैं कि पहले हरक सिंह किसी सीट पर पार्टी को जिताने का काम करें, तभी भविष्य के लिए आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन 2022 से लेकर केदारनाथ तक चुनाव में लड़ने में अड़ंगा लगने से हरक सिंह रावत परेशान हैं। हरक सिंह रावत के मुताबिक ईडी से जांच में कांग्रेस के कुछ नेता पीछे से बीजेपी के साथ हैं और बार बार रोकने वाला ये मामला अब वो नहीं चलने देंगे। काम करेंगे, कुछ जरूरत थोड़ी कि एमएलए बनना सबको। लोग तो एक बार नहीं बन पाते एमएलए। और मैंने सैलजल से भी कहा, भाई अब मैंने कहा अब उम्र बोलो या इसको हमारा घमंडी कह दो थोड़ी देर के लिए कि भाई अब इतनी बार विधायक मंत्री रहने के बाद। कांग्रेस में एक दूसरे का काम खराब करने की राजनीति पुरानी है, तो उत्तराखंड कांग्रेस में भी धड़े बटे हुए हैं। इसी धड़ेबाजी का नतीजा है कि केदारनाथ चुनाव में उम्मीदवार को लेकर एक राय नहीं बन पा रही। तो हरक सिंह रावत को एक बार फिर मौका नहीं मिला। ऐसे में कांग्रेस में एक के बाद एक कंट्रोवर्सी जारी है। मेरी जो जानकारी है सुपरस्ट, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ पार्टी का, हरक सिंह रावत जी ने तो अप्लाई नहीं किया। हरक सिंह रावत जी ने कभी चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं जाहिर की। हरक सिंह रावत जी ने खुद ही कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो इसमें हरीश रावत जी कहें चुनाव नहीं लड़ने दूंगा या हरक सिंह कहें मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ये तो बात ही नहीं है। हरक सिंह जी ने खुद ही चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। बद्रीनाथ उपचुनाव के बाद कांग्रेस की चाहत केदारनाथ जीतने की है, लेकिन हालात यहाँ भी हरियाणा जैसे हैं। नेता एक दूसरे के साथ देने के बजाय रास्ता रोकते नजर आ रहे हैं। ऐसे में केदारनाथ और कांग्रेस का भविष्य आसानी से समझा जा सकता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। केदारनाथ उपचुनाव पर तैयारियां जोरों से चल रही हैं और ये तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंचती नजर आ रही है। स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और एसपी ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया है। निर्वाचन विभाग ने वृद्ध और दिव्यांग 1733 वोटरों के लिए विभाग विशेष व्यवस्था की है। उपचुनाव को लेकर पुलिस महकमा काफी ज्यादा मेहनत में जुटा हुआ है।
चुनाव के दौरान कहीं भी कोई अशांति का माहौल पैदा ना हो, इसको लेकर पर्याप्त फोर्स की तैनाती की गई है। हाँ, टोटल हमारे यहाँ 1733 PWD दिव्यांग मतदाता और जो है 85 प्लस हैं, और इनका जो है फॉर्म 12D हमने जो है BLO के माध्यम से वितरित कर दिया है। अब 27 तारीख तक इनका कंसर्न आना है। कंसर्न आ जाएगा तो उसके बाद उसकी सूची हम बनाएंगे, फिर कहाँ किस गांव में जो है मतदान पार्टी भेजनी है तो उसकी मतदान पार्टी बना करके हम भेजेंगे। फिर इसमें हमें लगभग आज तक CAPF जो सेंट्रल आर्म फोर्स है उनकी भी हमें उपलब्धता कराई गई है, और जल्दी आपको उनके द्वारा फ्लैग मार्च और रूट मार्चेस दिखेंगे। जो व्यवस्था इस कार्यक्रम स्थल पे बेसिकली जो हमारे मेन स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर पर रहेगी वो एज पर गाइडलाइंस 3 लेयर्ड सुरक्षा रहेगी। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको जो खबर हम अब दिखाने जा रहे हैं उसे ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जिले के फार्मा कंपनियों की दवाओं के सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने पिछले कुछ महीनों में अलग अलग दवाओं के सैंपल लिए। अब इन सैंपल्स की रिपोर्ट सामने आई है जो कि चौंकाने वाली है। उत्तराखंड की फार्मा कंपनियों के 17 सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें से 10 सैंपल हरिद्वार की फार्मा यूनिट के हैं, जबकि 5 देहरादून जिले से आए और 2 सैंपल उधम सिंह नगर के फार्मा यूनिट से लिए गए थे। जो सैंपल फेल हुए हैं उनमें हार्ट से जुड़ी हुई, ब्लड शुगर से जुड़ी हुई, अल्सर से जुड़ी हुई, ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई दवाइयों के सैंपल्स शामिल हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड सहित देश के अलग अलग राज्यों के कुल 67 सैंपल्स या तो मिलावटी पाए गए हैं या सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं। हरिद्वार से हमारे सहयोगी पुलकित शुक्ला इस समय लाइव मौजूद हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। पुलकित, ये वाकई में हैरान करने वाली बात है और उत्तराखंड की जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाली भी बात है। अब देखिए, जो सैंपल्स फेल हुए हैं इस पर आपसे डिटेल्स लेना चाहेंगे। क्या एक्शन आगे लिया जाएगा? किन किन फार्मा के ये सैंपल्स फेल हुए हैं, किन किन बीमारियों से रिलेटेड ये दवाएं हैं, इस पर सारी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। देखिए, दवाइयों को गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाली केंद्र सरकार की एक अथॉरिटी है CDSCO। इसके द्वारा समय समय पर अलग अलग जगह पर औद्योगिक इकाइयां जो है जहां पर दवाइयों का उत्पादन होता है वहां पर दवाइयों के सैंपल लिए जाते हैं कि कितनी गुणवत्ता से, कितनी क्वालिटी कंट्रोल के साथ यहाँ पर दवाइयों का निर्माण हो रहा है, और जिसके लिए दवाइयों का निर्माण हो रहा है जिन बीमारियों के लिए, क्या वो उनको ठीक करने के लिए कारगर भी है या नहीं। तो इस तरह के सैंपल पिछले कई दिनों में, कई महीनों में ये लिए गए थे और उसकी जो है जांच की गई है। जो CDSCO है वो सैंपल लेने के अलावा समय समय पर हर महीने जो उनकी रिपोर्ट्स आती है उस रिपोर्ट्स को भी वो जो है जारी करता है। और हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार देश भर में कई ऐसे फार्मा इंडस्ट्रीज हैं जिनके जो दवाइयां हैं वो सैंपल उनके वो फेल हुए हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के 3 जिलों में सबसे ज्यादा हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, इनकी कुल 17 औद्योगिक इकाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। ये या तो सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं या ये नकली पाई गई हैं ये दवाइयां। उसमें भी सबसे ज्यादा जो हरिद्वार के 10 सैंपल सिर्फ हरिद्वार जिले के फेल हुए हैं। हरिद्वार जिले की अगर बात करें तो हरिद्वार जिले में सैकड़ों की तादाद में दवाइयों की फैक्ट्रियां चल रही हैं। जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो सिडकुल है या भगवानपुर में है या अन्य जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर दवाइयों की फैक्ट्रियां हैं जो चल रही हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर दवाइयों का उत्पादन होता है। एक तरह से हरिद्वार को फार्मा इंडस्ट्री का हब भी कहा जा सकता है। उत्तराखंड में कम से कम हरिद्वार जो है वो फार्मा इंडस्ट्री का हब है, सबसे ज्यादा फैक्ट्री यहाँ पर चलती है। इन पर समय समय पर कार्रवाई होती है, सैंपलिंग की कार्रवाई होती है। कई बार भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें तो ऐसे कई मामले हुए हैं जब वहां पर नकली दवाइयों की फैक्ट्रियां वहां पर चलती हुई पाई गई हैं और उन्हीं में से जो सैंपल फेल हुए हैं उन्हीं में से कुछ फैक्ट्रियां हैं जो कि वहां पर जो दवाइयां बनाई जा रही थी उनके सैंपल फेल हुए हैं। इन दवाइयों की अगर बात करें तो ये दवाइयां जो आम जो डिजीज होती हैं, जो बीमारियां होती है, चाहे वो दिल से जुड़ी बीमारियां हो और वो BP हो, शुगर हो, पेट संबंधी बीमारियां हो, जिनके घर घर में जिनके मरीज पाए जाते हैं और इन दवाइयों का आमतौर पर कॉमनली इनका सेवन किया जाता है और कई लोग हैं बड़ी तादाद में इनको जो है सेवन किया जाता है। इस तरह की ये दवाइयां हैं। इन दवाइयों के सैंपल फेल हो जाने के बाद उससे जाहिर होता है कि ये जो दवाइयों का लोग सेवन कर रहे थे डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर, उससे उन्हें कोई लाभ तो नहीं हो रहा था उनकी बीमारी में, लेकिन हो सकता है कि उल्टा वो दवाइयां जो है नुकसान दे रही हो। तो जाहिर तौर पर ये सीधा लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ ये मामला है और लोगों की सेहत से खिलवाड़ इसको कहा जा सकता है। कार्रवाई की अगर बात करें तो इससे पहले भी जो सैंपलिंग की कार्रवाई के अलावा ऐसी फैक्ट्रियों को, नकली फैक्ट्रियों को या फर्जी फैक्ट्रियों को बंद कराने की कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। लाइसेंस कैंसिलेशन की कार्रवाई भी यहाँ पर की जाती है, लेकिन ऐसी कोई ठोस कार्रवाई। इस खबर पर फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
देहरादून से समय एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में एक ही डिजाइन से बनेंगे पंचायत भवन। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 8000 ग्राम पंचायतों में से 5000 पंचायतों में बनेंगे भवन। पंचायत भवन में होगा ग्राम प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी, IT का अलग कमरा। अगले 3 साल में बनाए जाएंगे ये 5000 पंचायत भवन। पंचायती राज विभाग ने फाइनल किया है इसका राउट। इकतीस अक्टूबर हो या फिर 1 नवंबर हो, दिवाली मनाने को लेकर इस भ्रम को अब देखिए बद्री केदार मंदिर समिति ने पूरी तरह से दूर कर दिया है। अब आप 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को दिवाली मनाएंगे, इस पर देखिए कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, क्योंकि 1 नवंबर की दीपावली मनाने का ऐलान किया गया है। साथ ही 1 नवंबर को बद्रीनाथ में शाम 4 बजे की आरती होगी और 4:45 तक कराने का मंदिर समिति CEO ने आदेश जारी किया है। तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा की अब बात की जाए, जो कि अंतिम चरण पर पहुंची हुई है। 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने जा रहे हैं। उससे पहले आप ये जानकारी ले लीजिए कि अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। हर दिन बद्रीनाथ धाम में 10,000 से 11,000 यात्री दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 12,14,000 से ज्यादा भक्त भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। पहुंच रहे हैं। हर दिन 10 से 11,000 यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिए किस तरीके की भीड़, जो भीड़ मई जून में दिखाई देती थी वह इस बार अक्टूबर महीने में भी दिखाई दे रही है। हर दिन जो आंकड़ा है यात्रा का वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर बद्री केदार की बात करें तो लगभग 27 लाख यात्री इस समय दोनों धाम में पहुंच चुके हैं। सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए भी यात्री यहां पे पहुंच रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम थोड़ी सी ठंड जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यात्री है वो यहां पे पहुंच रहे हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे, लेकिन उससे पहले भगवान बद्री विशाल के मंदिर में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा भी पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं और अक्टूबर महीने में ही इस बार रिकॉर्ड तोड़ VIP जो हैं वो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। दीपावली से पहले भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए यात्रियों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और उम्मीद है कि इस वर्ष कपाट बंद होने तक पिछले वर्ष के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ धाम। उत्तरकाशी के हिंटाणु में हॉट मिक्स प्लांट का विरोध तेज हो गया है। जिस जगह प्लांट लग रहा है वहां पर ग्रामीणों ने पहुंचकर डुड्डा प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है और अपना विरोध दर्ज कराया है। ग्रामीणों ने हॉट मिक्स प्लांट को 1 हफ्ते में निरस्त करने की प्रशासन को चेतावनी दी है। ऐसा ना करने पर धरना प्रदर्शन, चक्का जाम करने की हड़ताल की चेतावनी दी गई है ग्रामीणों की तरफ से। SDM डुंडा हॉट मिक्स प्लांट लगाया है, उसमें जिलाधिकारी महोदय से स्वीकृति उपरांत वो उसमें उसके इंस्टॉलेशन की कार्रवाई जिसको स्वीकृति मिली है उसके द्वारा की जा रही है। इसमें ग्रामीण जो है आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, तो हम लोग उसका निरीक्षण कर रहे हैं, खनन अधिकारी, और हम लोग उस पर जो ग्रामीणों से वार्ता करेंगे। अगली खबर रुड़की शहर से, जहां पर शहर और देहात क्षेत्र में पुलिस लगातार सत्यापन अभियान चला रही है। आपको यह बता देते हैं कि देहात क्षेत्र में इस समय कई गुना कोलू संचालित हो रहे हैं, जिसमें बाहरी राज्यों के लोग भी काम करने के लिए आते हैं। इस दौरान देहात क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं। पुलिस लगातार सत्यापन अभियान चला रही है। वहीं गंगनहर कोतवाली क्षेत्र बुग्गावाला में भी अभियान चलाकर बिना वेरिफिकेशन के किराएदार रखने के मामले में पुलिस ने मकान मालिकों का चालान किया है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं दिवाली से ठीक पहले पुलिस और फायर टीम ने कमर कस ली है। विकास नगर से ये जानकारी आ रही है, जहां पर पुलिस पटाखों की दुकानों पर फायर उपकरण के साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। दिवाली के दौरान पटाखों की वजह से आग की घटनाएं ज्यादा सामने आती हैं, जिसको लेकर कई बार फायर टीम
खास रणनीति बनाती है और इस बार भी ऐसी तैयारी की गई है। दिवाली के दिनों में काफ़ी बाज़ारों में भीड़ भाड़ रहती है और पटाखे आतिशबाजियों की दुकानें भी लगती हैं, जिसके कारण यह प्रबल संभावना रहती है कि आगजनी आदि की घटना हो सकती है। इससे निपटने के लिए हमारे वहाँ फायर यूनिट है जो विकास नगर के डाकपत्थर क्षेत्र में है, तथा एक यूनिट सेलाकुई में है, और तथा चक्रोता व त्यूनी के लिए त्यूनी में एक फायर की यूनिट है। हमारे पास 2 फायर टेंडर विकास नगर में है। इसके अतिरिक्त एक मिनी हाई प्रेशर व्हीकल भी हैं। इसके अतिरिक्त मोटरसाइकिल की व्यवस्था भी है। और बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन दिनों स्पेशल अलर्ट मोड में है। त्योहारी सीजन में वन जीवों के शिकार और उनके अंगों को ट्रेड की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसको लेकर कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट मोड में है, जिससे वन और वन्य जीवों की सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा सके। इन दिनों यहां गश्त बढ़ा दी गई है। गश्त में कॉर्बेट प्रशासन ने अपने सभी संसाधन लगा दिए हैं, जिससे यहां वन्य जीवों को सुरक्षित किया जा सके। इस दौरान कर्मचारियों को छुट्टियां भी नहीं दी जाती हैं। पीछे ले ले। तो देखिए, ये एक जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। वन्य जीवों का शिकार ना हो, उनको शिकार से बचाया जा सके, इसको लेकर इस समय वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ रखा है। कॉर्बेट प्रशासन ने अपनी गश्त बढ़ा दी है इन वन्य जीवों की सुरक्षा के मद्देनजर। वन्यजीव क्षेत्र हैं, उनके आसपास शिकारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसी चीज़ को देखते हुए, और क्योंकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बहुत ही प्राइम एरिया है वाइल्ड लाइफ के बारे में, इसलिए उसको देखते हुए स्पेशल अलर्ट इस ड्यूरेशन में पूरा स्टाफ रहता है। उनको इस बारे में इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि सब तरह की जो पेट्रोलिंग है, जो गश्त है, सब तरह की उनको बढ़ाया जाए। जो SDOs हैं, जो हमारे उप प्रभागीय वन अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में ये लंबी दूरी गश्त और जो स्पेशल गश्त हैं वो सब की जा रही हैं। जो भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जो भी संवेदनशील जितने भी क्षेत्र हैं, रास्ते हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, उन सब पे या तो EI के थ्रू या स्पेशल एम्बुश